क्योंकि इनकी आइडेंटिटी अब देश भर निर्माण हो गई है। ये केवल बस्ती या संत कबीर नगर तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारा पार्टी संगठन जो है वो राष्ट्रव्यापी है। लगभग 30 राज्यों में हमारा पार्टी संगठन काम कर रहा है, और उसमें केवल बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं है, बल्कि बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ साथ बहुजन मुक्ति पार्टी युवा संगठन भी है और बहुजन मुक्ति पार्टी महिला संगठन भी है। तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी जो हमने बनाई है, ये क्यों बनानी पड़ी? इतने सारे, हमारे एक साथी ने बोला 1600 दल है, उसमें से कितने दल चुनाव लड़ते हैं? लगभग 32-36 पार्टियों का दल बनाकर अभी बीजेपी सरकार चला रही है। नरेंद्र मोदी वो भी डर डर कर चला रहा है, क्योंकि 2 बाबू के कंधे पर नरेंद्र मोदी की नींव है। एक चंद्रबाबू नायडू, दूसरा नीतीश बाबू, जो नीतीश कुमार है। मान लो किसी एक ने कंधे को ऐसा झटका दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो गिर सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी डर डर के सरकार चला रहे हैं। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों को सत्ता स्थान प्राप्त करना है। हम जो राजनीति कर रहे हैं सत्ता के लिए ही कर रहे हैं, और सत्ता संघर्ष के बगैर तो आने वाले हैं। इसलिए कांचीराम साहब कहा करते थे, पावर इज अ सक्सेसफुल स्ट्रगल। निरंतर संघर्ष से ही सत्ता प्राप्त हो सकती है। माओ से तुमने कहा था, नली की बंदूक से छुटी हुई गोली सत्ता प्राप्ति कर सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति है नहीं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। फिर तो नली के बंदूक से कितनी गोलियां झाड़ रहे हैं, कितने सालों से झाड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो रहे हैं। ये सिद्धांत हमारे लिए लागू है। गांधी ने कहा था, दुख और गरीबियों से सत्ता तक हम पहुंच सकते हैं, यानी दुख और गरीबी ही सत्ता का रास्ता बता सकते हैं, सत्ता स्थान पर हम जा सकते हैं। तो दुख और गरीबी तो हम जैसे पैदा होते वैसे सह ले। कितना दुख और गरीबी अभी है? बहुत। बाबूजी बोलते बहुत है, यानी इनके पुरखों ने उनके पुरखों ने बहुत सारा तकलीफ हम लोगों ने उसको स्वीकार भी किया, लेकिन फाइट नहीं कर पाए। लेकिन कांचीराम साहब का जो रास्ता है, पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल, निरंतर संघर्ष से सत्ता प्राप्ति हो सकते हैं। इस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। आज जिस मकसद के लिए कांचीराम साहब ने पार्टी दल बनाया था, समाज को केडराइट बनाया था, केडर लोगों को तो सीट नहीं दी, टिकट नहीं दिया, तो कांचीराम साहब की जो मूवमेंट थी साथियों, वो जो मिशन था वो कमीशन में तब्दील हो गया। मिशन खत्म, ऑब्जेक्ट खत्म। इसलिए हमें बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण करना पड़ा। इस देश में 5 रिकॉग्नाइज पार्टियां जो है 3.5% ब्राह्मणों की है। हमारे भाई ओबीसी होंगे या शेड्यूल कास्ट के होंगे, ओबीसी या शेड्यूल कास्ट के होंगे, ओबीसी है, उनको पता नहीं। क्या पता नहीं है? जब मंडल कमीशन भारत में आया था, मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल लाया, और मंडल कमीशन का विरोध करने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली में आंदोलन खड़ा किया, यूथ फॉर इक्वेलिटी। हमारे ओबीसी लोगों को पता नहीं, मैं ओबीसी हूं। जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला, यूथ फॉर इक्वेलिटी का आंदोलन चलाया। आपके उत्तर प्रदेश का राजीव गोस्वामी नाम का युवा मंडल कमीशन के विरोध में दिल्ली के आंदोलन में शामिल हुआ। बात इतनी तय हुई थी उनकी, केवल पेट्रोल डालना है, जलाना नहीं, केवल पेट्रोल डालना है। उसने पेट्रोल डाल दिया।
तो पेट्रोल डाला, सवाल निर्माण होता है फिर आग किसने लगाई, माचिस किसने फेंकी। तो हमें लगता है कि राजू गोस्वामी जो है वो ब्राह्मण होगा। राजू गोस्वामी या ब्राह्मण नहीं, ओबीसी है। जब आप दिल्ली में जाते हो तो राजू चौक है, मेट्रो से जाते हो तब भी राजू चौक होकर करोल बाग जाना पड़ता है। तो ये जो राजू चौक है ये राजू गोस्वामी के नाम से है। तो हम साथियों एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है। हमारे पास प्लस पॉइंट है, हमारी आइडेंटिटी मूल निवासी आइडेंटिटी है, हमारी विचारधारा हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। और हमारे आजादी का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो हमारी आइडियोलॉजी है। मीटिंग में हो सर, सुबह अर्ली मॉर्निंग, फिर 28 को। हमारे प्लस पॉइंट क्या है, हमारा संगठन केडर बेस्ड संगठन है, हमारे आइडियोलॉजी हमारे मूल निवासी महापुरुषों की आइडियोलॉजी है। हमारा संगठन जो चल रहा है वो किनके भरोसे पर चल रहा है, एससी एसटी ओबीसी। और समाज में हमारा वोट बेस है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का। और हमारे पास में नॉन कॉम्प्रोमाइज नेतृत्व विश्राम साहब है। आज आंदोलन चलाया जा रहा है नेतृत्व के नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। इसको आंदोलन के दृष्टि से मत देखिए, इसको परिवर्तन के दृष्टि से देखिए। जब जब इस देश में आंदोलन खड़ा हुआ है तब तब सत्ता में बदलाव आया है, सत्ता में परिवर्तन आया है। वीपी सिंह ने आंदोलन चलाया, भूपेश घोटाले के विरोध में, राजा नहीं फकीर हूं देश की तकदीर हूं, इस नारे के साथ में 8वें प्रधानमंत्री बने। केजरीवाल ने एंटी करप्शन का आंदोलन चलाया, दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में बनी, अभी दिल्ली की नहीं है उनकी, पंजाब में उनकी सरकार अभी भी चल रही है। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, वो वहां का मुख्यमंत्री बना। भूतकाल में जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के विरोध में आंदोलन चलाया था, राम मंदिर के समर्थन में चलाया था, आज वही लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे कि नहीं चला रहे। तो आंदोलन से केवल आंदोलन नहीं होता है, आंदोलन से बड़ा बदलाव आता है। तो उस बड़ा बदलाव, उस बड़े परिवर्तन को हम अचीव करने जा रहे हैं। हमारे साथी ने बताया, हमारे न्यूज तक मेन स्ट्रीम मीडिया देती नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दबाती है, हाइड करती है, कर भी रही है। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो हर कार्यकर्ता ने अपना अपना सोशल मीडिया चलाना चाहिए। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कोई देख नहीं रहा जी, इसलिए उनको जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की न्यूज है वो सोशल मीडिया पर डालनी पड़ रही है। आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, घर में टीवी चालू है, टीवी में ध्यान नहीं है, मोबाइल पर ध्यान है जी। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, मोबाइल चला रहे हो, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया चला रहे हो। आप प्लेन में बैठे हो, जब तक प्लेन अप नहीं होता तब तक आप सोशल मीडिया चला सकते हो, तब तक आपका नेटवर्क चालू रहता है, फिर आपका फोन फ्लाइट मोड पर चला जाता है। जैसे फ्लाइट लैंड होती है तुरंत लोग अपना अपना जेब से मोबाइल निकालते हैं, तुरंत शुरू हो जाते हैं। आप स्टेशन पर जाओ, लोगों के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया चला रहे हैं। आप ट्रेन में बैठो, सोशल मीडिया चल रहा है। आप बस अड्डे पर जाओ, चल रहा है। बस में बैठो, चल रहा है। ट्रैवलिंग कर रहे हो, चल रहा है। खाना खा रहे हो, चल रहा है। तो सोशल मीडिया ये ग्लोबल मीडिया हो गया है। अभी ये जो साथी हमारे जेल में जाकर आए, किसी मीडिया ने दिखाया नहीं।
ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के लोगों को पता चला। तो सोशल मीडिया हर कार्यकर्ता ने चलाना चाहिए। अरे वो बकरी चराने वाले लोग, भैंसा चराने वाले लोग, उनके मिलियन में फॉलोअर्स बन गए। जी सर, बिल्कुल करें। रील्स बनाते हैं, डाल देते हैं। तो हम काम जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट मीटिंग ले रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं, प्रबोधन कर रहे हैं, तो इसके भी बनाकर आप डाल सकते हो। बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों को 3 प्रकार का काम करना है। एक, प्रबोधन का काम करना है। दूसरा, एजुटेशन का काम करना है। दूसरा, संगठन यानी स्ट्रक्चर खड़ा करना है। और तीसरा, एजुकेशन का काम करना है। ये काम क्या है? प्रबोधन। प्रबोधन से क्या होता है? लोगों के अंदर जागृति आते हैं। जागरूक लोगों का क्या होता है? संगठित संच बनता है, संगठित शक्ति निर्माण होती है। संगठित शक्ति से क्या कर सकते हैं हम? एजुकेशन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। 3 प्रकार का काम करना है। हम ये रणनीति पर अभी चल रहे हैं साथियों। देखो, सत्ता के 3 स्टेप होते हैं। सत्ता के कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। सत्ता का पायदान बनना। क्या आप लोगों को सत्ता का पायदान बनना है? नहीं। दूसरा है सत्ता के भागीदार बनना। और तीसरा है सत्ता के नियंत्रक लोग बनना। तो आपको क्या बनना है? नियंत्रक। जो सत्ता के नियंत्रक होते हैं, जो सत्ता के नियंत्रक होते हैं वही ना सही मायने में शासक होते हैं। जी। कभी कांग्रेस सत्ता की नियंत्रक रही, आज वर्तमान में बीजेपी है। बीजेपी चली जाएगी, फिर कांग्रेस आएगी। कांग्रेस चली जाती है तो बीजेपी आती है। तो आज 3 शक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। पहले नंबर पर है बीजेपी, जो सदन में है, सरकार में है। दूसरे नंबर की शक्ति जो है अपोजिशन में है, जो सदन के अंदर है। और तीसरी शक्ति वामन विश्राम साहब के नेतृत्व में जो काम कर रही है, न सदन में सरकार में है, न सदन में अपोजिशन में है, लेकिन सड़क पर अपोजिशन की भूमिका विश्राम साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। यह हमारी ताकत है। आज हमें अलायंस के लिए कोई जो प्रादेशिक दल है उनका कोई अवरोध है नहीं। तो अवरोध किसका है? बीजेपी है, हमें दबाना चाहती है। और वामन मेश्राम साहब को कोई दबाने की कोशिश करता है तो वामन मेश्राम साहब कुछ क्यों करें? ऐसे कुछ दबाओ। पेन में स्प्रिंग होती है ना, जो खटके वाला आपके जेब में है, थोड़ा निकालिए। प्रैक्टिकल दिखाने के बाद में हमारे लोगों को पता चलता है। खुलिए, खुल रहा है? नहीं खुलता। देखिए, अरे बता दिए सर। वो कैसे दिमाग में आ रहा है? स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग निकालने के बाद में, ये स्प्रिंग निकालने के बाद में है ना, देखिए ये खुलता है क्या? देखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। देखिए, ये स्प्रिंग निकाला हम, ये स्प्रिंग, इसको जितना दबाएंगे ना, छोड़ने के बाद क्या करता है? जंप करता है। तो हमारा मूवमेंट जंप कर रहा है। क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो अभी हमारा जो आंदोलन है वो टेकअप पोजीशन पर है। कैसा है? अगर आप फ्लाइट में बैठे हो तो पता चलेगा ऐसा फ्लाइट रन होता है, ऐसा ऐसा रन होता है टेकअप पोजीशन। अभी इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में। तो वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे न्यूज तक छापते नहीं है। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को भी ब्लैकआउट किया था, वहां के मीडिया ब्लैकआउट किया था, फाइट किया। वो साइलेंटली वॉर की तैयारी कर रहा था, युद्ध की तैयारी कर रहा था। जब पूरे ताकत के साथ भी पेरिस का दरवाजा तोड़कर वो सुबह के 5 बजे पेरिस में आया। एक छोटा लड़का पेपर बांट रहा था, न्यूज़पेपर। नेपोलियन बोनापार्ट ने वो पेपर अपने तलवार के नोक पर उठाया और
पढ़ा वो पेपर का टाइटल था नेपोलियन वेलकम इन पेरिस। नेपोलियन का पेरिस में स्वागत है। आज वामन मेश्राम साहब को ब्लैकआउट कर रहा है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हाइड कर रहा है, लेकिन वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस देश में साइलेंटली रिवोल्ट की तैयारी चल रही है। जब दिल्ली के संसद पर दस्तक देंगे तब देश का सभी मीडिया वामन मेश्राम साहब के स्वागत के लिए खड़ा होगा, हर हालत में होगा। अरे यकीन करो भाई, हो शकत है कुछ लोग गंभीर होते तुम जैसे लोगों पर दया क्यों आते? हमारे लोग भोले, समझते कम है और भोलापन ज्यादा। अरे उस बदलाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनको छापना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो हम एक मकसद लेकर चल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में साथियों जिनके पास में वोट होता है वही राजा होता है। लोकतंत्र में जिनके पास में वोट होता है उनकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, जिनके पास वोट नहीं है उनकी सरकार बन रही है। और आज वोट जो है हमारा वो SC ST OBC माइनॉरिटी का है, गांव देहात में हमारा वोट है। इसलिए अभी हमें वर्क क्या करना है, गांव देहात में। हमारा वोट बेस का है गांव देहात में। हमारे भी लोग भाषण करते हैं, मेश्राम साहब कहते हैं 6000 गांव तक जाना। कहा जाए 6000 गांव तक जाना, 720 जिले कवर करना है, 625 जिले कवर करती है। मेश्राम साहब का भाषण सुनते हैं हमारे लोग, और वही उसके तहसील में ठोक देता है हमें 720 जिले तक जाना है, 6000 गांव तक जाना है। अरे भाई तुम जिस गांव के हो उस गांव में नेटवर्क क्या करो, पार्टी जिले का टेंशन छोड़ दो, वो मेश्राम साहब के ऊपर छोड़ दो। आपको जो जिम्मेदारी है तहसील की है, गांव देहात की है, बूथ की है, सेक्टर की है, ब्लॉक की है, लोकसभा की है, विधानसभा की है, ये अपना अपना जो वर्क है, जो अथॉरिटी संगठन ने आपको दी हुई है वो जेब में रखने के लिए थोड़ी दी हुई है। उस अथॉरिटी का यूटिलाइजेशन लाने के लिए आपको जिम्मेदारी लगाई हुई है। इसलिए आपने अपने हिस्से की जो लड़ाई है, अपने अपने हिस्से का जो वर्क है वो करना होगा। 2020 के पहले हमें कोई पार्टी दल पूछता था, कोई पूछता था, मीटिंग के लिए बुलाता था, आ जाओ बोल के। 2020 से क्या मामला हुआ खड़ा देश भर में? स्टालिन बुला रहा है मेश्राम साहब को मीटिंग में, पवार साहब बुला रहे हैं मेश्राम साहब को मीटिंग में, उद्धव ठाकरे जी बुला रहे हैं। 2026 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार के साथ में मीटिंग हो रही है। 2025 में तेजस्वी यादव जी के साथ में मीटिंग हो रही है। इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ में मीटिंग हो रही है। बहन जी के जो प्रदेशाध्यक्ष है विश्वनाथ पाल जी के साथ में हमारी कुछ मीटिंग में शामिल हूँ। ये जो मैं नाम बता रहा हूँ इस मीटिंग में मैं शामिल हूँ मेश्राम साहब के साथ में। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि वामन मेश्राम साहब आज के तारीख में वामन मेश्राम साहब नहीं है। वामन मेश्राम साहब वर्तमान में आंदोलन बन चुके हैं और वो जन आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आंदोलन से परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। उन्होंने देखा जब 6 अक्टूबर 2022 को RSS के हेडक्वार्टर को घेरा नागपुर में, तो अरेस्ट किया मेश्राम साहब। तो 8 अक्टूबर को नागपुर में पवार साहब का कार्यक्रम था। तो उसमें पवार साहब मेश्राम साहब को कह रहे हैं, अरे आपको तो उन्होंने अंदर डाला था, आप बाहर कैसे निकल गए? तो मेश्राम साहब ने कहा मेरे पास में संगठन शक्ति है, राष्ट्रव्यापी है, अगर वो मुझे ज्यादा दिन अंदर रखते तो मैं महान बन जाता।
गांधी जैसे जेल में जाकर महान बने हैं, तो गांधी ने परिवर्तन लाया, तो वामन मेश्राम भी एक झटके में परिवर्तन ला सकते हैं। तो मुझे ज्यादा दिन वो नहीं रख सकते। तो साथियों, हम उस मकसद को अचीव कर रहे हैं जिस मकसद से बाबा साहब ने प्रयास किया था, शासन करती जमात बनो। हमारे लोगों का विजन कहां तक सीमित था? रोटी तक सीमित था। जिस समूह का विजन, जिस समाज का विजन रोटी तक सीमित था, उस समाज के अंदर बाबा साहब ने राजनीतिक चेतना निर्माण की और विजन क्या दिया? शासन करती जमात बनो। और जिस समाज का शासन करती जमात का विजन बनाया बाबा साहब ने, कांशीराम साहब ने, उस समाज का विजन कहां तक भी बीजेपी आरएसएस ने लाया? फ्री में राशन तक। फ्री में राशन तक लाया। फ्री में राशन में हमारे लोग खुश हैं। और इस देश में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, टक्कर देने वाला कोई पार्टी संगठन है तो वो बहुजन मुक्ति पार्टी है। वो पार्टी जो प्रादेशिक दल है, अलायंस में हमें लेने के लिए उनका कोई अवरोध नहीं है। अवरोध कांग्रेस का है, तो कांग्रेस क्यों अवरोध कर रही है? कारण वामन मेश्राम साहब का संगठन सेंट्रल में है। जिनका सेंट्रल में संगठन होता है उनको सेंट्रलाइज सरकार होती है। समझ रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है? जी आ रहा है, बोलिए। हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं महाराष्ट्र का मराठी बोलने वाला आदमी, मराठी में नहीं बोल रहा हूँ, उर्दू में नहीं बोल रहा हूँ, कन्नड़ा में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। तो कांग्रेस को ये लगता है अगर वामन मेश्राम महागठबंधन में आते हैं तो आज जो कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, वामन मेश्राम महागठबंधन में आने के कारण कांग्रेस दूसरे नंबर पर चली जाएगी और वामन दूसरे नंबर पर आएंगे। वामन मेश्राम दूसरे नंबर पर आएंगे और जो दूसरे नंबर पर आता है कभी ना कभी तो पहले नंबर पर आएगा ही आएगी। तो इसलिए साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी ये कोई साधारण पार्टी नहीं है। कांशीराम साहब से प्रेरणा लेकर ये निर्माण हुई पार्टी है। बाबा साहब से प्रेरणा लेकर ये निर्माण हुई पार्टी है। छोटे छोटे साधनों से कांशीराम साहब ने पहल की, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के भी लोगों ने छोटे छोटे साधनों से, ये साथी खड़ा खड़ा ये सब सोशल मीडिया पे देखता हूँ, टू व्हीलर निकलता है, झंडा लगाता है और हाथ में स्पीकर भी है, गाड़ी को बांधता है, बांधकर प्रचार करता है। मैं कहा हूं महाराष्ट्र से, ये कहाँ है? संत कबीर लेकर कैसे पहचान हुई? सोशल मीडिया पर बहुजन मुक्ति पार्टी का मोटरसाइकिल पर प्रचार कर रहा। जो कांशीराम साहब ने 10 साल उनका पार्टी संगठन बढ़ाने के लिए साइकिल पर सवार, साइकिल पर चले। आज के नेता डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। कांशीराम साहब 10 साल साइकिल से चले, 10 साल के बाद में हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और आज के नेता डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वो भी कैसे आ रहे हैं? गोगल लगाकर, गमछा डालकर। ये टेम्पररी लीडरशिप है, ये नॉलेज बेस्ड लीडरशिप नहीं है।